Well, channel ACCS Circle, and guys, in this video we'll be covering chapter number 1, that is English legal system from F4 corporate and business laws, English variant law. Okay, so let's start, guys. So guys, this is one of the important chapter, and from this chapter you'll definitely be having some of the questions in exam. So guys, इसको ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपको गाइस एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन ऑफ लॉ आती है कि लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली गाइस, जो हमारा लॉ होता है वो हमारा फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर सोशल कंट्रोल्स होता है। ठीक है, यानी कि हमारे गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल जो कि कोई अथॉरिटी स्टैब्लिश करती है और वो इन्फोर्स किया जाता है। ठीक है, लेजिस्लेशन की फॉर्म में, कस्टम की फॉर्म में या कोई पॉलिसीज की फॉर्म में, टू इंश्योर बिहेवियर ऑफ द पीपल, टू कंट्रोल पीपल। ठीक है, तो उसके बाद हमारा गाइस टाइप्स ऑफ लॉज आता है, जिसमें गाइस हमारे 3 टाइप ऑफ लॉ आते हैं: कॉमन लॉ एंड इक्विटी, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ, और हमारे साथ में आता है क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। तो गाइस एक एक करके हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस हमारा कॉमन लॉ एंड इक्विटी सबसे पहले आया है। तो गाइस कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ गाइस हमारे नॉन वन कॉन्क्वेस्ट के आगे बना था। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले यही यूज़ होता था क्योंकि काफ़ी हमारी ओल्ड रेमेडी है ये। तो बेसिकली गाइस ये लोकल कस्टम से डेवलप हुआ था। इसमें गाइस डॉक्ट्राइन और जुडिशियल प्रेसिडेंट होता है। इसको गाइस हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ इसका क्या मतलब होता है। सो गाइस बेसिकली अगर कुछ टाइम पहले कोई भी जज ने किसी भी केस के ऊपर अपना ओपिनियन दिया था, यानी वर्डिक्ट दिया था, उसका क्या आया था, मतलब रिजल्ट क्या आया था, सो वही चीज़ हमें आज भी फॉलो करनी होगी। अगर हमें मटेरियल फैक्ट जो भी है केस के वो अगर सेम है, तो वही चीज़ हमें आज भी फॉलो करनी होगी। तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। और इसके अंदर ओनली रेमेडीज डैमेजेस, कोई भी इक्विटेबल रेमेडी नहीं होती। इक्विटेबल रेमेडी जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन या हमारा रिसेशन, वो नहीं होता। सिर्फ डैमेजेस यानी फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन होता है कि किसी को भी भाई लॉस हुआ उसको पैसे दे दो, लेकिन हमेशा मनी की फॉर्म में तो हम नहीं मेजर कर सकते। ठीक है ना, और ये इसीलिए काफ़ी रिजिड भी है, इनफ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसमें क्या था, जजेस जो थे उन्होंने कैसे डेवलप किया कि वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पे लोगों की सुनवाई वगैरह, केसेस सुनते थे। ठीक है, फैक्ट्स वगैरह पे डिस्कस करके उन्होंने बनाया। सो गाइस इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जैसे आप देख पा रहे हो, तो इसीलिए हमारा फिर इक्विटी इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि हमारा फेयरनेस के प्रिंसिपल पे हुआ। गाइस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फेयरनेस के प्रिंसिपल पे हुआ। सो गाइस इक्विटी में वो बंदा क्लेम कर सकता है जिसको लगे कि उसे इनजस्टिस फील हुआ है। ठीक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और साथ ही में इसमें न्यू डिस्क्रिशनरी रेमेडीज भी है, जैसे कि इंजंक्शन आई, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आई। अब गाइस इंजंक्शन क्या होती है? इंजंक्शन होती है अगर हम किसी को रिफ्रेन कर रहे हैं उसके एक्ट को परफॉर्म करने से। ठीक है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है कि उसको हम बोल रहे हैं कि भाई अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करो। ठीक है, लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर दो पार्टी के आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फॉर सेल ऑफ लैंड, और एक पार्टी अगर बाद में मना कर देती है वो भाई लैंड सेल नहीं करेगी, तो यहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर लगा सकता है कि भाई आपको अपना लैंड सेल करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद गाइस फिर यही है, इससे फेयरनेस काफ़ी डेवलप हुई। ठीक है, साथ ही के अंदर अगर क्लेमेंट केस लाने के अंदर काफ़ी देरी कर देता है, यानी अनड्यू डिले हो जाता है, या फिर वो भी रॉन्गफुल एक्ट कर देता है, कुछ डैमेजेस वगैरह कर देता है, या फिर म्यूचुअलिटी ऑफ पार्टी नहीं है कि दोनों पार्टी साथ में नहीं ला सकती केस को। ठीक है, तो उस केस के अंदर भी बंदा इक्विटी क्लेम नहीं कर सकता। और गाइस अगर ये चीज़ दोनों बेसिकली अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रही होंगी ना, कॉमन लॉ एंड इक्विटी अगर आपस में हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो रही होगी, तो गाइस इक्विटी विल प्रिवेल, यानी कॉमन लॉ और इक्विटी के मुकाबले में इक्विटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके, तो गाइज नेक्स्ट हमारा आता है प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। सो गाइज बेसिकली दोनों का एम ही होता है टू क्रिएट सोशल ऑर्डर। ठीक है, कि सोशल ऑर्डर बने रहे, और साथ ही में दोनों के अपने डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस वगैरह होते हैं, सबके अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। सो गाइस क्या होता है, बेसिकली पब्लिक लॉ जो हमारा होता है कंट्री एज अ होल पे अप्लाई करता है। ठीक है, स्टेट एज अ होल पे अप्लाई करता है। इसकी डिफरेंट कैटेगरी होती है, जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, सोशल वेलफेयर लॉ हो गया। सो गाइस इस एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको क्रिमिनल लॉ पे सबसे ज़्यादा फोकस अपना रखना है। बाकी आपको इन तीनों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है, एमसीक्यू का पेपर है, और या तो आपके सेक्शन बी में पूछ सकता है। ठीक है, और गाइस जो बेसिकली हमारा प्राइवेट लॉ होता है वो इंडिविजुअल्स के बीच में लगता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के मैटर हो गए, टॉर्ट के मैटर हो गए। टॉर्ट बेसिकली सिविल रॉन्ग होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के मैटर हो गए, हमारे फैमिली मैटर्स हो गए। ठीक है, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, जैसे पेटेंट, कॉपी राइट्स वगैरह हो गए। ठीक है ना, साथ ही में विल्स क्या हो गया, प्रोबेट का हो गया, और कंपनी लॉ, पार्टनरशिप एक्ट वगैरह हो गए। सो गाइस उन चीज़ों के अंदर हमारा प्राइवेट लॉ आता है। और इसमें गाइस प्राइवेट लॉ के आपको पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सिविल लॉ को देने, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और बाकी पब्लिक लॉ के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा वेटेज अपनी देनी है क्रिमिनल लॉ को। बाकी आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, अब आगे हमारे पास आ गया गाइस क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। जो गाइस हमारा क्रिमिनल लॉ होता है वो हमारा गाइस पब्लिक लॉ का एग्जाम्पल होता है, और जो हमारा सिविल लॉ होता है वो हमारा गाइस प्राइवेट लॉ का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया है, पब्लिक लॉ का एग्जांपल है और ये हमारा प्राइवेट लॉ का एग्जांपल है। सो गाइस इसमें कुछ कंडक्ट ऐसे होते हैं जो कि स्टेट, जो कि कंट्री डिसअप्रूव करती है कि आपको नहीं करना, टू इंश्योर कंट्रोल। ठीक है, सो बेसिकली हमारा पब्लिक लॉ होता है, यानी कि जैसे किसी का हमें मर्डर नहीं करना, किसी की जान नहीं लेनी। सिविल मैटर होता है बेसिकली जो कि रिलेशनशिप वगैरह मैनेज करते हैं। ठीक है, सेटल डिस्प्यूट करते हैं, रेमेडी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ द बिहेवियर एज पर स्टेट लॉज एंड टू इंश्योर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, कि सारे बंदे जो हैं वो सारे लॉज एक्ट वगैरह सारे कानूनों का पालन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें होता है सेटल डिस्प्यूट वगैरह करना। ठीक है, जो भी दिक्कतें परेशानियां उसको सेटल करना, और साथ ही में कोई भी रेमेडी जो है उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, अब रेमेडी हमारी फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन भी हो सकती है, इक्विटेबल भी हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे होगी।
ठीक है। और बाकी इसमें गाइज अगर किसी को भी क्लेम लाना है तो गाइज उसमें स्टेट लाएगी क्लेम इसके अंदर, यानी प्रोसिक्यूशन लाएगा क्राउन के नाम से। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्लेमेंट लाएगा, यानी जिसको रेमेडी चाहिए, ठीक है, हु इज सीकिंग अ रेमेडी, वो बंदा लाएगा। ठीक है। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन प्रोसिक्यूशन होगा, यानी अगर कोई स्टेट में अगर कोई पुलिस होगी गिरफ्तार करेगी किसी चोर को, किसने चोरी करी है, तो वो उस टाइम चोर को प्रूफ करना नहीं होगा, पुलिस को प्रूफ करना होगा कि इसने चोरी करी है। यहाँ पे जो हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो ऑन क्लेमेंट होगा, यानी कि अगर दो बंदों के बीच में लड़ाई वगैरह हो जाती है, किसी का लॉस हो जाता है, तो जिसका लॉस हुआ है उसको क्लेम करना है, उसे क्लेमेंट कहते हैं। ठीक है, क्लेम करने वाले को। और जो उसके साथ में बंदा होगा उसको डिफेंडेंट कहेंगे। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ गाइस कैसे रहना चाहिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, यानी शक की गुंजाइश है ही नहीं। यहाँ पे होगा बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि जिसकी बातें ज़्यादा सच्ची लग रही हैं, जैसे कि अगर 60-40 का रेशियो हो गया, ठीक है ना, जो क्लेमेंट है उसकी भाई 60% बातें जो सही लग रही हैं, 60% उसकी बातों का वेट ज़्यादा है, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका ऑब्जेक्ट होता है टू रेगुलेट सोसाइटी बाय थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जो रॉन्ग डूअर होता है उसको सजा मिल जाए, पनिशमेंट मिल जाए। यहाँ पे गाइज यूजुअली हमारा फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन होता है कि क्लेमेंट को उस पोजीशन में डाल देते हैं अगर द रॉन्ग वुड हैड नॉट अकर्ड, यानी कि टू रिस्टोर क्लेमेंट पोजीशन, कि उसी पोजीशन पे क्लेमेंट आ जाता है अगर वो रॉन्ग हुआ ही नहीं था, अगर वो गलत काम हुआ ही नहीं था। ठीक है। यहाँ पे अगर फाउंड गिल्टी हो जाता है तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। यहाँ पे यही है कि या तो डैमेजेस अवॉर्डेड होंगी, या तो हमारी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन वगैरह जो हमारी इक्विटेबल रेमेडी है वो इन्फोर्स होगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला हमारा आ गया कोर्ट सिस्टम आ गया। सो गाइस इसके अंदर सबसे पहले हमें सिविल कोड की बात करनी है। ठीक है। उसके बाद हमें आगे गाइस क्रिमिनल कोड्स की बात करनी है, तो फटाफट से गाइस हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमारी नीचे जो डिवीजन होती है, ठीक है, वो हमारी होती है गाइस काउंटी कोर्ट। काउंटी कोर्ट के अंदर गाइस दो जज होते हैं, एक तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होता है और एक हमारा होता है सर्किट जज। जो गाइस हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होता है सारे स्मॉल क्लेम्स के मैटर सुनता है, यानी अप टू 10,000 के मैटर सुनता है। ठीक है। और यहाँ पे गाइस पर्सनल इंजरी का नहीं लिखा हुआ, वरना पर्सनल इंजरी के भी वो अप टू 1,000 मैटर सुनता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो जो स्मॉल क्लेम वाला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एक तो हमारे 10,000 पाउंड तक के मैटर सुनता है, और साथ ही में 1,000 के जो पर्सनल इंजरी के मैटर है वो तक सुनता है। ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1,000 के पर्सनल इंजरी तक के मैटर सुनता है। उसके बाद गाइस जो हमारा सर्किट जज होता है वो मोस्ट ऑफ द फास्ट ट्रैक केसेस सुनता है, यानी कि ज़्यादातर वो वाले मैटर सुनेगा जिनके जो पैसे हैं वो 25,000 तक है। ठीक है। और कुछ मल्टी ट्रैक भी सुन सकता है, ठीक है, जिसके जो पैसे हैं वो 25,000 से ऊपर है। ठीक है। बेसिकली गाइस जो मैं रुपये यहाँ रेफर कर रहा हूँ वो मैं पाउंड में रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, तो रुपये में नहीं, पाउंड के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली गाइस हमारे काउंटी कोर्ट में सारे फर्स्ट इंस्टेंस के सारे सिविल मैटर सुने जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के हो गए, टॉर्ट के हो गए, लैंडलॉर्ड, प्रोबेट, इंसॉल्वेंसी, टेनेंट, इस इन सब के मैटर हमारे सुने जाते हैं। ठीक है। उसके गाइस बगल में हमारा मैजिस्ट्रेट कोर्ट आता है। ठीक है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट गाइस सारे हमारे क्रिमिनल मैटर सुनता है, लेकिन कुछ ऑफ द जो बेसिकली हमारे कुछ जो होते हैं वो सिविल मैटर भी सुनता है, जैसे कि हमारे फैमिली के हो गए, हमारे मैट्रिमोनियल मैटर्स हो गए, अडॉप्शन के हो गए, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर्स वगैरह हो गए। सो वो सब भी सुन लेता है, बाकी काउंसिल टैक्स अरियर्स वगैरह भी सुन लेता है। ठीक है। ये तो सारे क्रिमिनल मैटर हो गए हमारे। उसके बाद गाइस हमारा ऊपर आता है हाई कोर्ट। तो इसके बाद जो गाइस यहाँ पे सुनवाई होगी वो होता है हाई कोर्ट, जो कि फर्स्ट इंस्टेंस के हमारे सारे मल्टी ट्रैक केसेस सुनता है। ठीक है। बाकी गाइस ये नीचे वाले कोर्ट को रेगुलेट भी करता है। ठीक है। नीचे वाले कोर्ट की अपील भी सुनता है। ठीक है। तो इसे काफ़ी काम होते हैं। साथ ही फर्स्ट इंस्टेंस के हमारे मल्टी ट्रैक क्लेम भी सुनता है। ठीक है। तो अब सब इसमें हमारी गाइस 3 डिवीजन होती है। सबसे पहले हमारी किंग बेंच डिवीजन हो गई, चांसरी डिवीजन हो गई, हमारी साथ में फैमिली डिवीजन हो गई। तो गाइस किंग बेंच डिवीजन होती है, उसके अंदर सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट के सारे सिविल मैटर सुने जाते हैं। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे सिविल मैटर ही सुने जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के, कुछ हमारे इसके अंदर क्रिमिनल मैटर भी सुने जाते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के क्रिमिनल डिवीजन से आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वो मैटर भी सुने जाते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं होगा इस, लेकिन अगर आप स्टडी आप फॉलो करोगे तो वहाँ पे जरूर मेंशन होगा। उसके बाद गाइस हमारे चांसरी डिवीजन के अंदर गाइस हमारे जैसे लैंडलॉर्ड ट्रस्ट वगैरह, कंपनी एक्ट वगैरह के, पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी वगैरह के हो गए, और साथ ही में लोअर कोर्ट की अपील भी सुनता है, प्रोबेट एंड इंसॉल्वेंसी की। फैमिली डिवीजन हमारा सिर्फ मैट्रिमोनियल मैटर सुनता है। ठीक है। बाकी ईच डिवीजन के हमारा डिस्टिंक्ट जो होता है वो डिविजनल कोर्ट होता है, जो कि सारे लोअर कोर्ट्स की अपील को सुनता है। ठीक है। उसके ऊपर गाइस हमारा कोर्ट ऑफ अपील आता है, जिसमें गाइस हमारे 3 लॉर्ड जस्टिस होते हैं, जो कि हमारे नीचे वाले कोर्ट की अपील से सुनते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा ऊपर गाइस फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, जो कि एकदम अटमोस्ट अपेक्स बॉडी होती है। ठीक है। यहाँ पे हमारे 5 लॉर्ड जस्टिस होते हैं, जो कि नीचे वाले कोर्ट की अपील वगैरह से सुनते हैं। बाकी गाइस इसमें एक और हमारा रहता है चीज़, जो कि होता है हमारा लीव फ्रॉग प्रोसीजर। बेसिकली गाइस अगर मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, लूप होल्स है लॉ के अंदर, अगर क्लेमेंट को ऐसा लगता है, तो डायरेक्टली गाइस वो हमारा काउंटी कोर्ट से मैजिस्ट्रेट कोर्ट में डायरेक्ट गाइस हमारा वो, यानी सबसे पहले काउंटी कोर्ट की बात कर लेते हैं। काउंटी कोर्ट से तो गाइस बंदा डायरेक्ट अपना मैटर जो है वो सिविल कोर्ट में लेके यानी हमारा कोर्ट ऑफ अपील में लेके जा सकता है। सिविल कोर्ट से मैटर, यानी जो हमारा काउंटी कोर्ट सिविल वाला है, उधर से डायरेक्ट बंदा कोर्ट ऑफ अपील में लेके जा सकता है। और अगर हाई कोर्ट से उसको लगता है कि लीव फ्रॉग प्रोसीजर है, तो उसके बाद डायरेक्ट वो मैटर अपना जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकता है। ठीक है। सो इसके अंदर बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको। ठीक है। तो बाकी बस यही है गाइस, जो हमारे स्मॉल क्लेम होंगे अप टू 10,000 पाउंड होंगे, जो हमारे फास्ट ट्रैक होंगे वो अब तक हमारे 25,000 पाउंड तक के होंगे, जो हमारे मल्टी ट्रैक होंगे वो 25,000 25,000 से ऊपर के होंगे। चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद गाइस हमारा आ जाता है मेन क्रिमिनल कोर्ट्स आ जाते हैं, जो कि इंग्लिश क्रिमिनल कोर्ट्स हैं।
सबसे नीचे गाइस हमारा मैजिस्ट्रेट कोर्ट आएगा, जो कि हमारे सारे गाइस समरी ऑफेंसेस सुनेगा। ठीक है, छोटे मोटे ऑफेंस हो गए। इंडिक्टेबल ऑफेंसेस गाइस जो हमारे सारे होंगे वो हमारा क्राउन कोर्ट सुनेगा। और ऑफेंसेस ट्राइबल इधर वे जो होंगे वो दोनों में से कोई भी सुन सकता है। ठीक है। सो हमारा ये जो हमारा मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है इसके अंदर या तो गाइस हमारे 3 ले मैजिस्ट्रेट होंगे। ठीक है, या तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होगा। बाकी अगर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अपील है, ठीक है, या तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है यहाँ पे गाइस, ग्राउंड्स ऑफ अपील भी आप मेंशन कर लेना। ठीक है गाइस, अगर हमारे ग्राउंड्स ऑफ अपील है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वगैरह है तो डायरेक्टली हमारा जो भी क्लेम जाएगा हमारा डायरेक्ट गाइस यहाँ से हमारा क्राउन कोर्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे वही लीव फ्रॉग प्रोसीजर है, ठीक है, उस केस के अंदर अगर हमारा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर है तो उस केस के अंदर तो हमारा इधर ही जाएगा क्राउन कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर, जैसे मैंने आपको लीव फ्रॉग प्रोसीजर सिविल कोर्ट का बताया, तो ऐसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केस के अंदर है तो गाइज हमारे यहाँ से डायरेक्ट जो होगा ना गाइज वो हाई कोर्ट की किंग बेंच डिवीजन के अंदर जाएगा, जिसको हम क्वीन बेंच डिवीजन भी कहते हैं, इसके अंदर जाएगा। तभी मैंने बोला था गाइज ये कुछ हमारे क्रिमिनल मैटर भी सुनता है जो कि हमारे उधर से आते हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद अगर बंदा सेटिस्फाई नहीं रहता तो उसके बाद बस वही है, हाई कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है अगर वही लीव फ्रॉग प्रोसीजर ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है, बाकी क्राउन कोर्ट के बाद जो मैटर होगा हमारे वो कोर्ट ऑफ अपील में जाएगा, वो 3 लॉर्ड जस्टिस होते हैं जो मैंने आपको पीछे बताया। बाकी सुप्रीम में हमारे 5 लॉर्ड जस्टिस होते हैं जो कि मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिविजनल कोर्ट ऑफ किंग बेंच डिवीजन के अंदर जाएगा केस हमारा। ठीक है, उसके बाद गए हमारे अदर कोर्ट्स आते हैं जिसमें हमारा यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स आता है और हमारा जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल आता है। सो गाइस हमारा यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स सारे ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड मैटर सुनता है। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए इसका कि बेसिकली जो हमारा ह्यूमन राइट जो यूरोपियन कोर्ट होता है उसमें मैटर आने से पहले हमारा एग्जॉस्ट हो जाए, यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर इसके रिलेटेड मैटर हमारा सुनवाई हो रखी हो, तभी हमारा जो मैटर होगा हम तभी उसको अपील कर सकते हैं इन यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, ये हमारी फाइनल डिवीजन होती है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट, जो कि सारी ह्यूमन रिलेटेड मैटर सुनती है, ह्यूमन राइट्स वगैरह के मैटर सुनती है। ठीक है, और साथ ही में हमारा जुडिशियल कमेटी आ जाता है, साथ ही में हमारा जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल भी आ जाता है। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर कॉमनवेल्थ कंट्री जो कि इंग्लैंड की कॉमनवेल्थ कंट्री है, यूके की हो गई। ठीक है, ओवरसीज टेरिटरीज हो गई, बहुत सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स वगैरह सुनते हैं। ठीक है, साथ ही में इनका सेम वही है कि जो प्रोसीडिंग्स वगैरह होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके के अंदर होती है। ठीक है, सो गाइस ये आप इसको पढ़ लेना एक बार और याद कर लेना इसको भी। बाकी गाइस उसके बाद हमारा आता है ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो बेसिकली गाइस हमारा जो ट्रिब्यूनल होता है वो ऑल्टरनेट वे होता है कि अगर हमें कोर्ट के चक्कर नहीं काटने तो कोर्ट ना जाने के बगैर हम लोग अपने मैटर्स जो होते हैं वो सेटल कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर। सो गाइस जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, जैसे अनफेयर डिसमिसल के रिलेटेड हैं या फिर जैसे हमारी रिडंडेंसी की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड हैं, तो जो वो होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स के अंदर केस कर सकते हैं। हमारे का सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स की बात ही करी हुई है यहाँ पे, तो आपको इसी पे फोकस करना है। सो बेसिकली गाइज यहाँ पे सारे एम्प्लॉय के वही कि अनफेयर डिसमिसल, रिडंडेंसी पे वगैरह के रिलेटेड, स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयमेंट मैटर्स के रिलेटेड मैटर्स वगैरह सारे सुने जाते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर कैसी बेसिकली गाइज हमारा एम्प्लॉयमेंट जज होता है, साथ ही हमारे 2 एक्सपर्ट ले पीपल होते हैं जो कि दोनों साइड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, कि न्यूट्रलिटी बनी रहे। ठीक है, अगर वही है अगर ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपील ट्रिब्यूनल में हमारी बात जा सकती है, वहाँ पे एक हमारा हाई कोर्ट जज होगा और साथ ही में 2 से 4 एक्सपर्ट ले पीपल होंगे जो वही न्यूट्रलिटी को देखते देखते दोनों साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सो गाइस उसके बाद हमारे पास डिस्टिंक्शन आ जाता है कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच का। ठीक है, सो गाइस बेसिकली हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट मैटर्स के अंदर जो कोर्ट है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट ना हो। ठीक है, लेकिन ट्रिब्यूनल का काम ही वही है वो सुनने का, तो उसलिए उसकी जो हमारी एक्सपर्टाइज होगी वो ज़्यादा होगी। बाकी जो स्पीड है वो ट्रिब्यूनल की काफ़ी क्विकियर है, कोर्ट के हमारा काफ़ी स्लोअर प्रोसीजर रहता है कि बार बार एविडेंस वगैरह लेके जाओ, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर रहता है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो गाइस इसमें लीगल एड हो सकता है अवेलेबल हो जाए, नहीं होगी तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है, यानी कि जो मैटर्स वगैरह लड़ने के पैसे भी कभी कभी दे देती है सरकार। कि गाइस हमारा ट्रिब्यूनल के अंदर लीगल एड अवेलेबल नहीं होगी लेकिन लैंड के मैटर्स में होगी। साथ ही में गाइस इसमें लीगल एड की जरूरत इसलिए नहीं रहती क्योंकि काफ़ी चीप प्रोसेस है। ठीक है, बाकी प्रोसीडिंग्स की बात करी जाए गाइस यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, एविडेंस वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मच लेस फॉर्मल एंड नॉट वेरी इंटिमिडेटिंग होता है कि काफ़ी इंटिमिडेटिंग नहीं होता, काफ़ी फॉर्मल नहीं होता, अपने हिसाब से बंदा कर सकता है। बाकी का उसके बाद हमारे डॉक्ट्राइनल जुडिशियल प्रेसिडेंट आ जाता है, यानी कि जो पिछले मैटर्स के हिसाब से हमें केस को आगे चल के लेके जाना है या नहीं, यानी कि सेम केसेस पे सेम हमें वर्डिक्ट वगैरह देनी है नहीं, तो इसके अंदर कोर्ट के अंदर वो होता है। ठीक है, इसलिए कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है जो पास के अंदर डिसीजन वगैरह मेड होते हैं। ठीक है, बाकी हमारे ट्रिब्यूनल में ऐसा कुछ नहीं होता डॉक्ट्राइनल जुडिशियल प्रेसिडेंट, तो इसमें इनकंसिस्टेंट डिसीजन होते हैं, हर बार अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि बाइंडिंग डिसीजन है जो पिछला हो गया तो हो गया, हम आगे मर्जी या फॉलो करें ना करें, परसुएसिव मैटर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद गए हमारा फिर सोर्सेज ऑफ लॉ में हमारा केस लॉ आता है। केस लॉ हम ऑलरेडी गाइस पीछे कवर कर चुके हैं, जो हम कॉमन लॉ इक्विटी वगैरह कवर करे हैं। ठीक है, वही सब है इसके अंदर भी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कवर्ड अर्लियर, जो हमने शुरुआत में कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद गाइस मेन टॉपिक आता है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो मैं आपको इतनी देर से कह रहा था कि जो भी जजेस होते हैं वो इस सिस्टम अपना सकते हैं, यानी जो पिछले मैटर्स हैं उसी के हिसाब से वो आगे अपने
जो भी फैक्ट्स वगैरह को देखते देखते अपने वर्डिक्ट ओपिनियन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है। सो गाइस हमारा कब बाइंडिंग होगा, यानी कि जो लेटर केसेस होंगे उनको फॉलो करना ही करना है, और कब हमारा परसुएसिव होगा कि हम अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस इसके अंदर तीन फैक्टर होते हैं। एक तो होता है हायरार्की ऑफ कोर्ट, यहाँ पे होता है रेशियो डेसिंडाई एंड ओबिटा डिक्टा, और एक होता है हमारा मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस। तो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं तीनों मैटर्स को। ठीक है। सो गाइज, हम हमारे पास हायरार्की ऑफ कोर्ट आ जाता है। हायरार्की ऑफ कोर्ट में बेसिकली गाइज ये हो गया कि हमें जो डिसीजंस वगैरह दिए हैं प्रायर कोर्ट्स ने, प्रीवियस कोर्ट्स ने, वो हमें फॉलो करने हैं नहीं करने। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो भी देगा वो गाइज सारे लोअर कोर्ट्स को फॉलो करना होगा, भले ही वो कोर्ट ऑफ अपील हो, हाई कोर्ट हो, उससे कोई नीचे का कोर्ट हो। जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा सारे लोअर कोर्ट को फॉलो करना होगा। ठीक है। और हार्वर्ड 1966 से अपने आप पे बाइंड नहीं करेगा, लेकिन बेसिकली जो इसका मतलब है कि जो केसेस वगैरह, जो भी डिसीजन वगैरह सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा उनके अपने ऊपर बाइंड नहीं होगा, बाकी जो भी नीचे लोअर कोर्ट्स वगैरह सब पे बाइंड होगा। ठीक है। कोर्ट ऑफ अपील में बेसिकली हो गया कि सारे लोअर कोर्ट पे बाइंड करेंगे, और अपने में सिर्फ सिविल केसेस पे बाइंड करेंगे, बाकी किसी पे नहीं करेंगे। ठीक है, सारे लोअर कोर्ट पे बाइंड रहेंगे डिसीजंस। और हाई कोर्ट में बेसिकली या हाई कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट से नीचे हो गया, तो सारी परसुएसिव अथॉरिटी होती है, यानी कोई बाइंडिंग नहीं होता। अपने हिसाब से बंदा कोई भी फॉलो कर सकता है, यानी जो कोई भी कोर्ट हो गया अपने हिसाब से देना नहीं देना, बाइंडिंग रखना नहीं रखना, अपने हिसाब से फॉलो कर सकता है। ठीक है। सो ये सब गाइज मैंने आपका ऊपर कवर कर ही दिया है। ठीक है। तो गाइस उसके बाद हमारे पास रेशियो डेसेंडाई एंड ऑर्बिटल डिक्टा आता है। सो गाइस रेशियो डेसेंडाई जो होता है वो हमारा होता है लीगल रीजन फॉर द केसेस हो गए। ठीक है, जो हमारे लीगल लॉज हो गए, जो लीगल क्लॉज हो गए, वो सब होता है। ऑर्बिटल डिक्टा जो हमारा होता है, कई दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। ठीक है। तो जो ऑर्बिटल डिक्टा होता है एक हमारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है दैट इज इंप्लीमेंटेड बाय द कोर्ट्स टू बेटर अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है, टू बेटर अंडरस्टैंड द केस, जो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिजाइन करी जाती है कि हम मैटर ऑफ द केस को हम समझ पाएं। ठीक है ना। तो गाइस जो हमारी ऑर्बिटल डिक्टा होती है तो हमारी परसुएसिव होती है कि मर्जी है फॉलो करनी है नहीं करनी लोअर कोर्ट्स को, लेकिन वो जो हमारी गाइस ऑर्बिटर डिक्टा के अलावा जो हमारी रेशियो डेसेंडाई होती है गाइस, वो हमारे लेटर कोर्ट्स को, लेटर डिसीजंस पे गाइस वो फॉलो करनी ही करनी होती है। ठीक है, तो हमारी गाइस बाइंडिंग अथॉरिटी, बाइंडिंग प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे गाइस फैक्ट्स ऑफ द केस, अगर गाइस जो हमारे मटेरियल फैक्ट्स अगर गाइस टू केस के एकदम सेम है, सो गाइस उस केस के अंदर बाइंडिंग हो जाएगा, अगर डिफरेंट है तो उस केस के अंदर वो हमारा परसुएसिव हो जाएगा। ठीक है, अगर डिफरेंट है तो परसुएसिव, सेम है तो बाइंडिंग। तो गाइस उसके बाद हमारे पास आता है व्हेन अ प्रेसिडेंट इज नॉट बाइंडिंग, यानी जो भी लेटर कोर्ट्स पे डिसीजन गए हैं उनको फॉलो करनी है नहीं करनी, क्या उनकी परसुएसिव अथॉरिटी है, क्या बाइंडिंग अथॉरिटी है। ठीक है। अगर कोई भी चीज़ ओवर रूल्ड बाय हाई कोर्ट है तो उनको फॉलो नहीं करनी, अगर कोई भी ओवर रूल्ड बाय स्टैट्यू है तो उनको फॉलो नहीं करनी। ठीक है। अगर वॉज मेड विदाउट प्रॉपर केयर, यानी पर इंक्यूरियम, अगर जो जजेस वगैरह थे उन्हें इन्फॉर्म थे लॉ के, ठीक है ना, उनको नहीं पता था, तो पर इंक्यूरियम भी इसको बोला जाता है गाइस, आपको नाम याद रखने वाला। तो ठीक है, और अगर मटेरियल फैक्ट्स वगैरह, मटेरियल लॉज वगैरह जो भी हैं, ठीक है, वो हमारे डिफरेंट है दोनों केसेस के बीच के अंदर, फैक्ट्स वगैरह लॉज वगैरह डिफरेंट है, तो उस केस के अंदर भी हमारा बाइंडिंग नहीं होगा। सो गाइस आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है गाइस ये। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है गाइस इसके बारे में भी। ठीक है। उसके बाद गाइस हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ गए जुडिशियल प्रेसिडेंट के, यानी जो हमारे प्रीवियस मैटर्स वगैरह के जो भी केसेस वर्डिक्ट वगैरह हैं, अब लेटर कोर्ट्स को फॉलो करने चाहिए या नहीं, उनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सो बेसिकली गाइस इसका सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि गाइस जैसे हमने पढ़ा था कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग हो जाती है, तो सबसे पहला तो इसका एडवांटेज यही है कि कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग हो जाती है। ठीक है, बाकी गाइस ये फ्लेक्सिबल है काफ़ी। ठीक है, जो भी चेंजेस होते हैं सोसाइटी के अंदर उसको रिफ्लेक्ट आसानी से कर सकता है। ठीक है, चेंजेस वगैरह हो सकते हैं। बाकी गाइस लॉ इज़ क्लियर है, लेकिन गाइस लॉ इज़ ऑलवेज क्लियर नहीं है, लॉ इज़ क्लियर है। ठीक है, लॉ कभी कभी हो सकता है ऐसा क्लियर ना भी हो, लेकिन लॉ बेसिकली क्लियर रहता है कि भाई सबको पता है क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना। ठीक है, और जो कि डिसीजंस वगैरह जो भी हमारे वर्डिक्ट वगैरह राइज होते हैं वो हमारे एक्चुअल इवेंट्स होते हैं, कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं होती, तो इसीलिए प्रैक्टिकल सिस्टम है काफ़ी इसका। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है। सो गाइज हो सकता है कि जो लॉ हो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, डिफरेंट मैटर होते हैं, तो सेम प्रेसिडेंट हर बार फॉलो करना काफ़ी मुश्किल रह सकता है, और हर बार अप्लाई करना भी इजीली नहीं रहता। ठीक है, कि हर बार हम हर सिचुएशन को हर जगह अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो काफ़ी रिजिड बन जाता है इसलिए। ठीक है, कोई भी नई चीज़ नहीं आती। साथ ही में गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गाइस ये ना रिएक्टिव होता है, प्रोएक्टिव नहीं होता, यानी कि जब कोई चीज़ हो जाती है उसके बाद से हम आगे केसेस पे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो प्रोएक्टिव नहीं होता कि जिससे हम प्रिकॉशन जो होता है पहले नहीं लिया होता, प्रिकॉशन हम बाद में लेते हैं, तो इसका गाइस ये डिसएडवांटेज रहता है, जो कि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ करना है। उसके बाद गाइस हमारा लेजिस्लेशन का टॉपिक आ जाता है, क्योंकि जो लेजिस्लेशन है गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा मॉडर्न सोर्स है, तो गाइस पढ़ना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है हमारे लिए। सो गाइस हमारे लेजिस्लेशन भी फिर दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो होता है हमारा एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट होता है जो कि पार्लियामेंट खुद बनाता है, और एक हमारा होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसके अंदर जो पार्लियामेंट होता है अपने लेजिस्लेटिव पावर जो होता है वो डेलीगेट कर देता है स्टैचुटरी इंस्ट्रूमेंट्स को, बाय लॉज को या ऑर्डर्स इन काउंसिल को, हम आगे पढ़ेंगे कई डिटेल के अंदर। ठीक है, तो गाइस पार्लियामेंट में कौन कौन होता है पहले वो जान लेते हैं, क्योंकि तभी हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमारा हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। उसके बाद गाइस हमारा मोनार्क होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी एक्ट बनना है उसको बिलिंग होनी पड़ेगी काफ़ी वेरियस स्टेजेस से। ठीक है, अगर कोई भी एक्ट हमको बनाना है पार्लियामेंट का, तो जो उसका बिल होता है वो काफ़ी स्टेजेस से जाना चाहिए, तभी हमारा
वो पार्लियामेंट का जो होगा एक्ट बन सकता है। सबसे पहले गाइस इसलिए काफ़ी सारे उसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट रीडिंग होता है जिसके अंदर नेम ऑफ द बिल एंड प्रपोजल इज रेड आउट, ठीक है, जिसमें नेम ऑफ द बिल और जो प्रपोजल होता है उसको पढ़ा जाता है। सेकंड रीडिंग के अंदर गाइस डिटेल डिस्कशन होती है, डिबेट वगैरह होती है, ठीक है, और जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर साथ ही में फिर वोटिंग वगैरह होती है कि ये सही है गलत है उनके हिसाब से। तो गाइस उसके बाद हमारा कमिटी स्टेज आता है जिसके अंदर हमारा जो ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट होंगे यानी ग्रुप ऑफ एमपीज होंगे वो इवैल्यूएट करेंगे कि किसकी वर्डिंग कैसी है, प्रोफेशनल वर्डिंग होनी चाहिए, साथ ही में किसी के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए जो हम न्यू लॉ जो भी एक्ट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। बाकी इसकी कॉन्टिन्यूस पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम तक ये चलेगा हमारा बिल, ठीक है, तो काफ़ी टाइम तक भी ये लास्ट कर सकता है यानी काफ़ी टाइम तक लगातार चल सकता है। उसके बाद गाइस हमारे पास रिपोर्ट स्टेज आती है कि सब कुछ हमने फर्स्ट रीडिंग कर ली, सेकंड रीडिंग कर ली, ग्रुप ऑफ एमपीज को उसकी वर्डिंग वगैरह प्रोफेशनलिज्म वगैरह दिखा लिया। उसके बाद गाइस हम जो बिल होगा उसको वापस से भेजेंगे फुल हाउस के अंदर यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दोबारा भेजेंगे। उसके बाद गई लास्ट पर हमारी थर्ड रीडिंग होती है जिसके अंदर लास्ट पर एक बार बिल को पढ़ा जाता है, ठीक है। अब बिल पढ़ लिया उसके बाद क्या होगा, लास्ट के अंदर दोनों दोनों हाउसेस से गाइस बिल को रॉयल एसेंट मिलेगा यानी रॉयल सिग्नेचर वगैरह मिलेंगे कि जो भी एक्ट है इन्फोर्स हो गया है, ठीक है। और बेसिकली गाइस आपको एक बात नोट रखनी है कि जरूरी नहीं है कि जो एक्ट जब बनेगा उसी टाइम से वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा, हो सकता है कि पीसमिल बेसिस पे हो यानी कि धीरे धीरे एक्ट का इंप्लीमेंटेशन हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका कंपनीज एक्ट, तो आपको ध्यान रखना गाइस ये आ सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर। साथ ही में गाइस जो कोर्ट होते हैं वो क्वेश्चन नहीं कर सकते वैलिडिटी ऑफ एक्ट को, लेकिन गाइस जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस के थ्रू, वो हम आगे समझेंगे गाइस डिटेल के अंदर, ठीक है। तो गाइस अब हमारे पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आती है कि गाइस जैसे पार्लियामेंट के पास हो सकता है कभी टाइम कम हो, तो पार्लियामेंट क्या करती है अपनी लेजिस्लेटिव पावर डेलीगेट कर देती है अदर बॉडीज को, जैसे हमारे स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, बाय लॉज हो गए, ऑर्डर इन काउंसिल हो गए, ठीक है। तो स्टैच्यूटरी हमारे तो गाइस हम तो गाइस हमारे स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट जैसे हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज वगैरह हो गई, ठीक है, बायलॉज हमारे लोकल अथॉरिटीज हो गए, ऑडिट इन काउंसिल के अंदर बेसिकली मतलब होता है कि अगर हमारी इमरजेंसी की सिचुएशन है तो पीएम की एडवाइस पे हम बिना बिलिंग करे पार्लियामेंट के अंदर हम लोग लॉ वगैरह बना सकते हैं ऑन द सिग्नेचर ऑफ मुनार, यानी कि अगर सिग्नेचर हमें मिल जाता है तो इस केस के अंदर भले ही बिलिंग ना हुई हो पार्लियामेंट के अंदर, हमारा जो बिल होगा जो हमारा एक्ट होगा वो इन्फोर्स हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसकी एडवांटेज क्या होती है, सबसे पहले तो गाइस हमारा टाइम काफी बचाता है ये, ठीक है, पार्लियामेंट का टाइम काफी क्रूशियल होता है, बचाता है, वो इन टाइम के अंदर किसी और मैटर्स पे फोकस कर सकते हैं। साथ ही में गाइस जैसे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हो गई उनको अपने बारे में पता है कि उनको क्या लॉस चाहिए क्या उनको चाहिए, लोकल लोकल अथॉरिटीज को पता है, तो उसके हिसाब से गाइस टेक्निकल एक्सपर्टाइज आ जाती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो होता है अदर प्रिंसिपल्स पे अदर चीज़ों पे पूरा अपना फोकस कर सकता है। साथ ही में गाइस फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर कि काफ़ी हम आसानी से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हमारे पास नंबर ऑफ डिसएडवांटेज भी होते हैं इसके। तो डिसएडवांटेज क्या होता है कि पब्लिसिटी इसकी ज़्यादा नहीं हुई होती, ठीक है, जैसे कि ऑर्डर्स इन काउंसिल के अंदर हमने पार्लियामेंट के अंदर ओपिनियन वगैरह सुना ही नहीं, उसके बिना ही हम लोगों ने इन्फोर्सेबल लॉ बना दिया, ठीक है। बाय क्रिटिसाइज भी हो सकता है जैसे अनडेमोक्रेटिक हो, जैसे कि हमने फिर से लोगों की बात नहीं सुनी, जैसे ऑर्डर इन काउंसिल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। बाकी का जो पार्लियामेंट होता है उन्होंने ये बनाया होता है कि स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स को गए तो किसी भी रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो अल्ट्रा वायर्स के तहत जा रहे हैं, ठीक है, उस केस के अंदर। साथ ही में जो गाइस कोर्ट होते हैं वो भी जुडिशियल रिव्यू के तहत डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को किसी भी रीजनेबल ग्राउंड पे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, अगर उन्हें लग रहा है अल्ट्रा वायर्स के थ्रू ये अपनी पावर्स का गलत फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, आम जनता का नुकसान हो रहा है, तो उस केस के अंदर जुडिशियल रिव्यू के तहत जो तक कोर्ट चैलेंज कर सकता है वैलिडिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेकिन गाइस वो प्राइमरी लेजिस्लेशन यानी जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए उनको चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद गाइस आप पढ़ लेना अल्ट्रा वायर्स, मैंने आपको बताई थी अगर कोई अपनी एक्सेसिव पावर यूज करता है एज पर द पावर्स असाइन टू देम, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारे पास आता है रूल्स ऑफ स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन। सो बेसिकली गाइस स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जो जजेस होते हैं वो एम्बिगुअस वर्ड जैसे कि जो अनक्लियर वर्ड होते हैं उनको असाइन करते हैं उनका मीनिंग, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट मिलता है कि बंदा समझ पाता है कि इसका क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो काफी एड्स वगैरह रूल्स होते हैं, प्रिजम्पशंस वगैरह होते हैं जो कोर्ट यूज कर सकता है। तो गाइस सबसे पहले उसमें हमारे पास लिटरल रूल आता है। लिटरल रूल के अंदर क्या होता है कि जो जजेस वगैरह होते हैं वो डिक्शनरी मीनिंग दे देते हैं एम्बिगुअस वर्ड को, भले ही अगर वो अनडिजायरेबल आउटकम भी ला रहा हो तब भी डिक्शनरी मीनिंग का वर्ड ही उनको दे देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद गाइस हमारे पास गोल्डन रूल आता है। गोल्डन रूल में बेसिकली क्या होता है कि वो वाली वर्ड को प्रेफरेंस दी जाती है जो कि अब्सर्डिटी यानी कि कोई कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा होता, वो वाले वर्ड को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं जो अब्सर्डिटी नहीं कर रहा होता, कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा होता, क्लियर होता है, ठीक है। केसेस के हिसाब से गाइस इंटरप्रिटेट करते हैं जजेस वगैरह कोर्ट वगैरह, ठीक है। साथ ही में गाइस कॉमन लॉ प्रिंसिपल भी होता है, आपको गाइस ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस गोल्डन रूल। उसके बाद गाइस हमारे पास मिस्ट्रीफ रूल आता है। मिस्ट्रीफ रूल के अंदर बेसिकली गाइस जो भी इंटरप्रिटेट करते हैं स्टैच्यू जजेस या कोर्ट वो गाइस प्रॉब्लम देखते हैं, बेसिकली मेन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, बेसिकली मेन रॉन्ग क्या है, ठीक है। तो मिस्ट्रीफ रूल का आपको मैंने गाइस मतलब समझा दिया, बेसिकली मेन प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है, मेन इसके अंदर बेसिकली इसमें रॉन्ग क्या है जो हो रहा है, ठीक है, जो नई चीज होनी चाहिए। पर्पसिव रूल बेसिकली गाइस हमारा एक मॉडर्न सोर्स रहता है लॉ का जिसके अंदर बेसिकली मेन पर्पस देखा जाता है, ठीक है, ये बेसिकली पर्पस क्या है ये चीज का, तो उसके हिसाब से जो कोर्ट वगैरह होते हैं जजेस वगैरह होते हैं इंटरप्रेट करते हैं स्टेटमेंट को। तो उसके बाद गाइस हमारे पास एस जन जनरस आता है। बेसिकली इसके अंदर भी सेम काइंड ऑफ वर्ड कोई
हम लोग स्पेसिफिक वर्ड्स के हिसाब से फॉलो करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली गाइस इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर किसी ने मना किया हुआ है कि आपको गैम्बलिंग नहीं करनी, आउटसाइड आपने गैम्बलिंग नहीं करनी, लेकिन कोई बंदा अगर इंडोर गैम्बलिंग कर देता है, ठीक है, तो इस केस के अंदर फिर अनक्लियर वर्ड हो गया ना, जैसे कि रूम या ऑफिस के अंदर अगर वो गैम्बलिंग कर रहा है, ठीक है, जैसे आप एक केस भी पढ़ सकते हो, तो उसके हिसाब से आपको क्लैरिटी इसकी मिल जाएगी। ठीक है। तो भाई इसलिए इसके अंदर जो वर्ड बोल रहे हैं उसी के हिसाब से हमें चलना है, अपनी हमें प्रिजम्पशन इसमें नहीं लगानी। ठीक है। सो उसके बाद गए हमारे पास आता है, उसके बाद गए हमारे पास एक्सक्लूजन क्लॉज आता है। बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी चीज़ मना है तो आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है, जैसे कि अम, अगर जैसे थिएटर के अंदर अगर कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह कोई भी चीज़ अगर लाना अनअलाउड है तो आपको सारी चीज़ें लिखनी है। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लिखोगे जो अलाउड नहीं है तो बंदा उसको लेके जा सकता है। ठीक है। सो बेसिकली गाइस ये इसलिए होता है कि बंदा ज़्यादा लूप होल्स ना यूज़ कर पाए, जैसे इंटरप्रिटेट कर पाए इफेक्टिव मैनर के अंदर, कि एम्बिगस वर्ड वगैरह ना रह जाए किसी वर्ड के। ठीक है। तो उसके बाद गाइस हमारा आता है प्रिजम्पशन क्या होती है गाइस अब स्टैच्यू की। तो गाइस प्रिजम्पशन ये होता है कि स्टैच्यू जो का कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता इंटरनेशनल लॉ से। ठीक है। साथ ही में इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव यानी पास्ट इफेक्ट नहीं होता। साथ ही में गाइस ये ऑल्टर नहीं कर सकता कॉमन लॉ को। साथ ही में एक्सक्लूड नहीं कर सकता जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट को। ठीक है। और साथ ही में गाइस ये यूके या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ यूके के बाहर एक्ट नहीं कर सकता। साथ ही में गाइस इसके अंदर दो और चीज़ें जो कि इन्होंने नहीं लिखी हुई बुक के अंदर, मैं फटाफट से गाइस आपको बता देता हूँ। जो कि है, जो गाइस हमारा क्राउन होता है वो बाउंड नहीं होता स्टैच्यू से। ठीक है। और साथ ही के अंदर जो हमारा बेसिकली जो स्टैच्यू होता है किसी भी पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी डिप्रीव नहीं कर सकता, यानी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो बुक में मेंशन नहीं है। सो गाइस मैंने लिख भी दिया है बुक के अंदर। ठीक है। आप इसको गाइस नोट आउट कर सकते हो। उसके बाद गाइस हमारे पास ह्यूमन राइट्स लॉज आते हैं। ठीक है। जो कि गाइस हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा चैप्टर 1 सक्सेसफुली खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली गाइस ह्यूमन राइट क्या कहते हैं कि ये तो सबसे पहले गाइस कि सबके पास अपना बेसिक फ्रीडम है, राइट्स वगैरह हैं कि उनको कैसे अपनी पर्सनल जिंदगी जीनी है। ठीक है। इक्वालिटी रिस्पेक्ट सबको बराबर मिलनी चाहिए, सबको फेयरनेस के हिसाब से ट्रीट होना चाहिए। ठीक है। साथ ही में गाइस जो हमारी ह्यूमन राइट्स होते हैं सिर्फ गाइस वो पब्लिक अथॉरिटीज़ को बाइंड करते हैं, प्राइवेट अथॉरिटीज़ को बाइंड नहीं करते। गाइस आपको ध्यान रखनी है चीज़, इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन गाइस हमारी सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज़ को बाइंड करते हैं, प्राइवेट अथॉरिटीज़ को बाइंड नहीं करते। ठीक है। साथ ही में गाइस अगर कोई भी हमारा लॉ होगा, अगर प्राइमरी लेजिस्लेशन हमारी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर होगी तो उसके ऊपर गाइस हमारा इनकम्पैटिबल का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमारी कोई सेकेंडरी लेजिस्लेशन होगी तो हम उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अगर कोई हमारा जो हमारा पुराना अगर कोई लॉज वगैरह है वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ रहा है ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम उसको डेवलप कर देंगे कि कॉन्फ्लिक्ट में ना रहे।